नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में। हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं देश के चुनाव की। दरअसल देश के चुनाव की चर्चा लगातार कई दिनों से है और पहले चरण के बाद अब जब कुछ ही घंटों बाद छठवें चरण का मतदान होने बाकी है और उसके बाद सातवें चरण पर मतदान खत्म हो जाएगा और फिर देश को नई सरकार मिलेगी, नया दल जो इस सत्ता में आने वाला है वो कौन होगा, देश की जनता ने जो तय किया है। देश की जनता अपने ही दिए हुए फैसले को सुनेगी, लेकिन उसके पहले जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और वो चर्चाओं का बाजार गर्म है कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ शब्दों को लेकर। शब्द हैं आरक्षण, शब्द हैं राम मंदिर, शब्द हैं हिंदू, शब्द हैं मुस्लिम। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं, राजनीतिक दल कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जब बात की जाती है तब वो चर्चाओं को जन्म देती है और उस पर डिबेट लाजमी बन जाती है। बात हुई कि संविधान खतरे में है, बात हुई कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दांव पर देश है। और दांव पर देश इसलिए है क्योंकि यहाँ बात कही जा रही है आरक्षण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी, दलित और बाकी लोगों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देना चाहती है। क्या संविधान के अनुसार यह मुमकिन है? क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना कहीं उल्लेखित नहीं है और ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी जैसा देखा गया कि पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया था, लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट उन्होंने अमान्य करार दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा जाना कि कांग्रेस देश से राम के नाम को खत्म करना चाहती है, देश के मुसलमानों को बाकी वर्गों का आरक्षण छीन कर देना चाहती है, कितना लाजमी है? और क्या यही मुद्दे हैं कि यदि कांग्रेस सरकार में आई तो देश से राम का नाम खत्म हो जाएगा? कांग्रेस कहती है बीजेपी सरकार में आई तो वो संविधान को खत्म कर देंगी, आरक्षण को खत्म कर देंगी, या फिर जिस तरह से जो तमाम बातें सामने आ रही हैं सिर्फ यही बातें रह गई हैं? और यदि यही बातें हैं तो ये बातें हो क्यों रही हैं, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष दुबे जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अजय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। संदीप पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या सिर्फ आरक्षण की बात कि ये आए तो आरक्षण मिटा देंगे, ये आए तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये आए तो मंदिर खतरे में हो जाएगा, ये सरकार आएगी तो मंदिर पर ताला लगा देगी राम मंदिर पर, ये आए तो राम का नाम खत्म कर देंगे, इसी तरह की बातों को लेकर जनता की अपेक्षा है क्या? जी, अस्ताचल की ओर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी यदि ये जो भावनात्मक मुद्दे चर्चा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मतदाता है और मतदाता से अधिक राजनेताओं की परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अब हमको ठोस धरातल की बात करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक राम मंदिर का, राम के नाम का और राम मंदिर पर ताला लगने का प्रश्न है, यहाँ दो बात है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वहाँ ताला लगने की संभावना नहीं है। रामलला वहाँ पे विराजमान हो गए। यद्यपि जब जिस दिन रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे थे तब बहुत सारा विरोध कोशिश किया गया कि वो विराजमान ना हो पाए। यदि वो विराजमान ना होते तो संभावना थी कि ताला लग सकता है, लेकिन अब रामलला विराजमान हो गए हैं तो वहाँ पर अब ताला लगने की संभावना नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि यदि दूसरे लोग आ गए और भाजपा का गठबंधन है वो सरकार में नहीं आया तो राम का नाम जिस मुखरता के साथ लिया जा रहा है वो मुखरता उसकी कम हो जाएगी। उसका एक उदाहरण है, भविष्य में क्या होगा ये तो कोई देख नहीं सकता। कई बार हम भविष्य का आकलन जो है अतीत की घटनाओं से करते हैं। तो 10 साल पहले आप देख लीजिए, 10 साल पहले काशी का विकास कैसा था, अयोध्या का विकास कैसा था, मथुरा का विकास कैसा था, प्रयागराज का विकास कैसा था, गया जी का विकास कैसा था, ये जो हम सारे देख रहे हैं। तो इन 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन आया है, पर्यटनों की संख्या, तीर्थाटनों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप है कि वो कहीं ना कहीं इसी सरकार के कार्यकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रभाव जो प्रबल हुआ है वो इसी संस्कार में है। ये बात आरक्षण की अगर आपने बातचीत की, मोटे तौर पर आरक्षण हमारे यहाँ अभी तक जो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है और मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद उसमें ओबीसी को शामिल किया गया। अब वो चूंकि गाइडलाइन है कि किसी भी तरह आरक्षण आप किसी को भी दे दें लेकिन वो टोटल 50% से ज़्यादा ना हो।
अब अगर हम किसी नए को भी शामिल करेंगे उसमें तो स्वाभाविक रूप है कि वो 50% कोटे में ही जाएगा और ये जो 3 लोगों को अभी मिल रहा है इसमें स्वाभाविक रूप से घटेगा। जी। एक बात तो हुई। हाँ। और अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो धर्मनिरपेक्ष हैं तो हमको धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि बंगाल ने, केरल ने, आंध्रा ने, तमिलनाडु ने, ये कुछ सरकारों ने क्या काम किया है, कुछ वर्गों को ओबीसी में शामिल कर दिया है, मुस्लिम समाज के, जैसे रजाकारों को केरल में शामिल कर दिया है या मछुआरों को बंगाल में शामिल किया हुआ है। तो ये जो इस तरह कुछ वर्गों को शामिल करके उन्होंने आरक्षण की सूची में डाला धर्म के आधार पर, इसमें एक आश्चर्यजनक बात सूरज जी ये है कि जो मछुआरे बंगाल में हैं, जिस आधार पर वो सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट ने विचार किया, हिंदू मछुआरा है तो उसको उन्होंने आरक्षण में शामिल नहीं किया। जो उसी मछुआरे को आरक्षण में शामिल किया जो जाति के वर्ग के आधार पर आरक्षण की सीमा में आ रहा है। आप दो चीज समझ लीजिए। मछुआरा एक तो जो है जो जन्मगत मछुआरा समाज में पैदा हुआ है और मछली पालन का काम कर रहा है, एक दूसरा वो है जैसे ब्राह्मण है और वो मछुआरे का काम करने लगा, तो जो अन्य वर्ग का था वो मछुआरे का काम कर रहा है तो उसको उन्होंने सूची में शामिल नहीं किया। लेकिन मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर मछुआरा था तो उसको उन्होंने शामिल किया। तो ये जो भेदभाव था कि धर्म के आधार पर उस आधार पर ही है, तो धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो भी जरूरत है जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके जरूरतमंद को सहायता हो, धर्म के आधार पर प्राथमिकता ना हो। बिल्कुल, यहाँ धर्म आधार नहीं होना चाहिए, यहाँ ज़रूरत आधार होना चाहिए कि ज़रूरतमंद जो है उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ आ जाता है, जैसा धर्म की बात हुई तो यहाँ हम चुनाव के में देख रहे हैं कि जहाँ राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी जा रही है और राम मंदिर के मुद्दे की जहाँ बात सामने आ रही है, तो राम मंदिर को लेकर के देवदत्त दुबे जी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कभी कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर पर ताला लगा देंगे? क्या कभी कांग्रेस ने कहा है कि यदि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने कभी ऐसी कोई बात कही है कि रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे? तो इन बातों का क्या औचित्य है? क्या सिर्फ डराया जा रहा है धर्म के नाम पर? जो बात अभी शर्मा जी ने जो बात कही कि आस्था की बात कही है कि आस्था की बातें जब होती हैं तो वो संवेदनशील हो जाती हैं और वहां संवेदना जागृत हो जाती है, तो केवल मतदाता की संवेदना धर्म के प्रति जागृत करने के लिए इन बातों को हवा दी जा रही है? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं धर्म जाति के मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं, जिनका कोई कई बार पता करो तो कुछ नहीं निकलता है। अधिकृत बयान कभी नहीं आया कांग्रेस का, बल्कि कई कांग्रेस नेताओं ने ये जरूर कहा कि ताले राजीव गांधी ने खुलवाए, प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे तब मस्जिद गिरी, ऐसी बातें जरूर आई लेकिन अधिकृत तौर पर नहीं आया। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस कभी स्पष्ट तौर से उस मुद्दे के खुल के सामने नहीं आई, इसलिए आज बैकफुट पे है। और भाजपा ने तो पूरी जो शून्य से शिखर की यात्रा की वो राम मंदिर के मुद्दे पे की। आडवाणी उनके रथ यात्री थे जो पूरे देश में घूमते थे। तो बात एक, जब तक आप मुखरता से कोई बात नहीं कहोगे, राजनीति में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बल्कि हर क्षेत्र में होना चाहिए, या तो इस पार या उस पार, या बिल्कुल जो बात है उसको सही कहो। आप लाग लपेट की बात करोगे तो दुविधा और द्वंद्व बढ़ेगा। तो यही दुविधा और द्वंद्व की शिकार कांग्रेस हुई, जबकि वो चाहती तो जिस समय ताला खोला था उसी समय शुरू कर देती, तो उसको आज दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन अब राजनीति है, चूंकि भाजपा को एक ऐसा अस्त्र मिल गया है जिसमें अब वो 80 और 20% का बिल्कुल डिवाइडेशन करके और जो शून्य से शिखर पर पहुंची है राज्यों में, केंद्र में अभी तीसरी बार, फिर उनके जो दावे हैं 400 पार के, ये सब इसलिए हुआ कि उसने एक बहुसंख्यक वर्ग का दिल जीतने की कोशिश की, क्योंकि आस्था तो राम के प्रति हर हिंदू की है, हर भारतवासी की है। यदि उनका मंदिर बना है जो वर्षों से 500 वर्ष प्रतीक्षित था, तो स्वाभाविक रूप से झुकाव होगा उस तरफ। ये हुआ। अभी आपको ये बता दें कि ये सब 1 जून के बाद ये सब बातें नहीं होंगी। फिर देखना आप दूसरी बातें यहाँ चर्चा में भी और बयानों में भी सब, ये चुनाव है, चुनाव आते हैं तो ये जो थोक में वोट लेने की व्यवस्था है, या तो जाति के नाम पे थोक की वोट ले लो या धर्म के नाम पे ले लो, तो ये सब सबके हैं। और जो जिस बात में रिस्क भी रहती है उसको उठा लेता है। भाजपा ने रिस्क ली कि हम केवल हिंदू की बात करेंगे या इस पक्ष को लेंगे, तो उन्हें ले रहे हैं वो, और उस बात में उनको सफलता मिल रही है। बिल्कुल। यहाँ जातिगत की बात करें, आरक्षण की बात करें, धर्म की बात करें, तो एक संप्रदाय विशेष से, वर्ग विशेष से, जाति विशेष से थोक में वोट लेने के लिए यदि इस तरह के बयानों को हवा दी जाती है तो केवल वह वोट बैंक की राजनीति समझी जाती है। और हालांकि ये बात भी कही गई कि वोट बैंक की राजनीति
यदि की जाती है, संप्रदाय विशेष को लाभ देने की मंशा से की जाती है, तो वो हालांकि न्यायालय ने जिस तरह का जो फैसला आया, हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया और उन्होंने अपने फैसले में स्पष्ट लिखा है कि यह केवल जो वहाँ ओबीसी वर्ग के सर्टिफिकेट जारी किए गए थे वो केवल वर्ग विशेष के लिए थे और वर्ग विशेष से वोट पाने के लिए किए गए थे। लेकिन आशीष दुबे जी, यहाँ बात हमने जैसे ही देखा कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई, लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा के चुनाव जब राज्यों में थे, काऊ बेल्ट के जिन राज्यों में थे, वहाँ पर देखा कि मोदी की गारंटी के नाम पर कही गई कि मोदी की गारंटी के नाम पर मतदान दीजिए। आज का लोकसभा चुनाव भी मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि ये कहते हैं कि एक तरफ मोदी की गारंटी और एक तरफ झूठ की गारंटी है, इसका क्या आशय समझा जाए? देखिए, ये तो अपनी अपनी ब्रांडिंग का एक जरिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई भी राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है वो दूसरे की गारंटी को विश्वसनीय नहीं बताएगा। तो ये चीज़ इस नज़र से देखी जा सकती है। लेकिन हम जो उनकी पीएम की गारंटी की बात करते हैं तो वो प्रयोग हाल में कुछ राज्यों में सफल हुआ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसका विस्तार करते हुए पूरा लोकसभा चुनाव जो है मोदी केंद्रित ही करके बीजेपी लड़ रही है, क्योंकि उससे बड़ा ब्रांड बीजेपी के पास अभी तो कुछ भी नहीं है। और चूँकि सरकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो उस हिसाब से भी वो सारी चीज़ों का एक पैकेज बन जाता है। लेकिन धार्मिक आधार पर जो आरक्षण का जो मुद्दा है, जो नई चीज़ आई है, और अभी इस चुनाव में जो हम कह सकते हैं 6वें और 7वें चरण का मुद्दा अब ये है। जैसे अब तक के जो 5 चरण का था, अलग अलग था। तो अब इसमें जो स्थितियां हैं, देखिए, धार्मिक संविधान तो इस बात की इजाज़त देता नहीं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण किया जाए, लेकिन समानता का जो अधिकार है, जिस तरह की जो अधिकार है, तो शैक्षिक रूप से या आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको बराबरी पे खड़ा करना भी सरकार का दायित्व है, किसी पार्टी का दायित्व है, किसी भी सरकार का दायित्व है। तो उस पर बात अगर होती है तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको धार्मिक चश्मे से देखा जा सकता है, उसको निकाल देना चाहिए और उस पर समान एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो भी कह लिया जाए, ऐसे समय पर आया जब चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव का समापन होने वाला है और बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल की 60 सीटों पे चुनाव होना है, जहां पर ये मुद्दा कहीं कहीं असर कर सकता है, कहीं ना भावनात्मक रूप से या किसी तरह की आशंकाओं के पैदा करके या परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसका लाभ लेने की कोशिश हो सकती है। इन 60 में से भी तकरीबन 18 से 19 सीटें ऐसी हैं जिसमें 20% मुस्लिम है। तो ये जो मुद्दा है, इसको हवा दिया जाना ऐसे समय पे मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर होगा, लेकिन चुनाव के चश्मे से यही बेहतर होगा। अगर सियासी दल चाहें देखेंगे तो ये जो है सारी चीज़ें उस तरह से मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये अगले 10 या 15 दिन का ही मुद्दा है ये। और यूं देखा जाए तो ये मुद्दा कई सालों का है, जिस पर बात चुनाव के वक्त हो रही है। चुनाव के बाद क्या होगा इसको कोई नहीं कह सकता। तो दुर्भाग्य ये नहीं होना चाहिए कि ये मुद्दा चुनाव की वजह से 80 और 20 वाले फार्मूले पे चला जाए, जो कुछ साल पहले देखा गया था एक चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब हुए थे। तो उस फार्मूले की तरफ ये ना जाए, इस पर बहस की जाए चुनाव के बाद। अभी इसका लाभ लेने की कोशिश होगी तो इसके बहुत सारे प्लस माइनस होंगे, ध्रुवीकरण होगा और आने वाले समय में भी बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए, सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी की भी सिफारिशें आई थी इस बीच में, वो भी विवादित हुई थी। उसमें भी ये बात कही गई थी कि 15% आरक्षण दिया जाना चाहिए अल्पसंख्यकों को, और जो पिछड़े, जो उस तरह के जो उनका पिछड़ा जो क्लास है उनको उस तरह आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये बात, इसको तार्किक तरीके से करने का ये वक्त नहीं है, सियासी तरीके से करने का यही वक्त है। बिल्कुल सही कहा कि ये जो बातें हैं आज हो रही हैं चुनाव के बाद में, जैसा कि देवदत्त दुबे जी ने भी जो बात कही, आशीष दुबे जी ने भी जो बात कही कि ये आज मुद्दे हैं, इनको हवा दी जा रही है और वोट बैंक के लिए हवा दी जा रही है। हालांकि और जिस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, उन चीज़ों में यदि हम देखें कि इन मुद्दों की जो बात की जा रही है, क्योंकि हमेशा राष्ट्रवाद की जब बात आती है, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात कई पैमानों पर, कई स्थानों पर अलग अलग तरह से रखी जाती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में ये बात कहते हैं कि कांग्रेस देश को बर्बाद करने का खेल खेल रही है। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, जानना चाहूँगा, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में थे, उन्होंने वहाँ कहा कि कांग्रेस देश को बर्बाद करने का खेल खेल रही है। बात हमेशा देश की ही क्यों आ जाती है? यदि
कोई देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर राजद्रोह लगाइएगा, वो देशद्रोह का मुकदमा दायर कराइएगा, क्योंकि देश के साथ खिलवाड़ तो कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। यदि देश को बर्बाद करने की कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं इंडी गठबंधन की साजिश से आपको सचेत करने आया हूं और ये लोग देश को बर्बाद करने का खेल खेल रहे हैं। यदि ऐसा लग रहा है तो प्रधानमंत्री रहते हुए पिछले 10 साल अगर आपको ऐसा लगा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज इस बात का उल्लेख करने का औचित्य? सूरज जी, आबाद करना और बर्बाद करना दो सापेक्षिक शब्द हैं जी और दो अलग अलग चश्मों से देखे जाते हैं। जी और जब बात सियासत की हो तो खासतौर से चश्मों का जो देखने का तरीका है वो अपना अलग होता है। जी जैसे कि कौन जिहादी है, कौन राष्ट्रभक्त है, हाँ ये सापेक्षता वाले शब्द हैं। जी इनको भी जो है कौन किस नज़रिए से देखना चाहता है उस नज़रिए से देख सकता है। जी जहाँ तक बात देश की है हाँ तो देश देखिए 50 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। अब देश हर मुद्दे पे विचार कर रहा है। अभी जब बात होती है इतिहास लेखन की, बात होती है जब अकबर की, तो अकबर महान था, अभी तक महान था किताबों में, लेकिन अब उसका एक दूसरा नज़रिया एक सामने आ रहा है कि अकबर ने तो महानता की जगह देश को जो है बर्बाद करने का काम किया, देश के साथ छलावा किया, देश की संस्कृति या जो सभ्यता है उसको बर्बाद या नेस्तनाबूद करने की जो प्रक्रिया है वो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा बड़ी। एक अभी हम राजा राम मोहन राय का एक मैंने अभी कुछ आर्टिकल लिखा था जी उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। जी उस पर अब जो लोगों ने वो तथ्य सहित वो प्रमाण सहित जो है वो लेटर्स राजा राम मोहन राय के भेजे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने लिखे, जी जिसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के सामने भारत के विरोध में जो बात करते हैं और उनको खुश रखने की जो कोशिश करते हैं। उससे अब एक नई बहस ये शुरू हो रही है कि राजा राम मोहन राय समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि समाज राष्ट्र के विरोध में जो कर सकते थे वो सब उन्होंने किया। और उसमें भी जो लोग जो है एक पक्ष ऐसा है जो उसमें भी जो राष्ट्र हित में उन्होंने क्या किया इसको खोजने की कोशिश करता है। तो अब ये देश जो है मंथन के दौर से निकल रहा है। सही है। जहाँ तक कांग्रेस राहुल गांधी की बात है हाँ कि या नरेंद्र मोदी जी की बात है, कांग्रेस ने बर्बाद किया या भाजपा बर्बाद कर रही है। हाँ तो देखिए जब आकलन होगा, इतिहास में जब आकलन होगा तो सबके सकारात्मक पहलुओं को भी देखा जाएगा, हाँ नकारात्मक पहलुओं को भी देखा जाएगा। जी और एक विचारधारा या एक पक्ष जो है पूरी तरह से 100% आदर्श की स्थिति में नहीं है, ना ही हो सकता है। मानव स्वभाव भी है। हाँ देखिए जैसे एक बहुत ऐतिहासिक उदाहरण है, महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि आनंद ने जब संघ में स्त्रियों के प्रवेश को लेकर बात की हाँ तो उन्होंने अपना पक्ष रखा जी कि हम अगर आप स्त्रियों को प्रवेश देंगे तो ये जो है अगर 1000 साल जीवित रहता तो 500 साल जीवित रहेगा। अब उसकी किसी भी तरह से कहो, लेकिन उन्होंने आनंद की बात मानी भी जी और स्त्रियों को प्रवेश दिया भी। हाँ तो ये एक जो आकलन है जी वो निश्चित तौर से जो है जो फैसले होते हैं वो कोई एक तरफा फैसले नहीं होते हैं, वो जी, कहीं ना कहीं से प्रभावित भी होते हैं। हम्म। और उन प्रभावित फैसलों में भी कुछ अच्छाई होती है और कुछ उसको गलत तरीके से देखा जा सकता है या बिल्कुल। कुछ नेगेटिविटी भी देखी जा सकती बिल्कुल है। सही कहा कि तो जी निश्चित तौर से पिछले 10 साल में भारत ने किन किन क्षेत्र में तरक्की की है उसके आंकड़े सामने हैं। अब जहाँ तक बात जो आपका आज का मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा है, जी आरक्षण के मुद्दे पे जो हाईकोर्ट के फैसले पर जो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है हाँ वो निश्चित तौर से उसको तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। एक जो संविधान में बदलाव की बात हो रही है जिसको लेकर ये लोग डर रहे थे, अगर उस संविधान को भी मानने के लिए अगर आप तैयार नहीं है, जी आपके पास अधिकार था, आप दूसरे कोर्ट में जाने की बात कहते, हाँ आप कुछ और कहते। जी और जिस तरह से जो इस मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है मुस्लिमों को आरक्षण को लेकर, हाँ जिसमें मुख्य रूप से जो इसके विरोध में जो बात सामने आ रही है, जी जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने बताया था कि जी मछुआरों को लेकर किस हाँ। तरह से भेद किया गया जी। धर्म के आधार पर। जी इसी तरह से एक बात और इसमें सामने आ रही है
कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से मुस्लिम की जितनी जातियां, एक जो तरीका संवैधानिक तरीका है उसमें ये नहीं है कि मुस्लिम ओबीसी में नहीं आ सकता। हाँ। मध्य प्रदेश में भी मुस्लिमों को ओबीसी के अंतर्गत में आरक्षण है। हाँ। लेकिन जितने लोगों को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आरक्षण मिलना चाहिए था, ममता बनर्जी ने उसको वोट बैंक के नाते या अपना तुष्टीकरण के नाते या किसी भी तरह से उसको शब्दों में पिरोया जाए, जी। उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा जातियों को, मुस्लिम जातियों को आरक्षण के दायरे में शामिल कर लिया। हाँ। जो कि निश्चित तौर से अगर संविधान की बात कर रहा है, कोई जी। भी व्यक्ति की बात कर रहा है, जी। तो ये संविधान के विरोध में साफ तौर पर दिख रहा है सही कहा और इसको कहीं से भी तर्कसंगत नहीं ठहरा जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें 77 जातियां जो हैं, 77 जातियों को मुसलमानों की उसमें शामिल कर लिया गया था, ओबीसी का सर्टिफिकेट उनको दे दिया गया था। लेकिन यहाँ एक बात जरूर सामने आ रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि ओबीसी का, आदिवासियों का, दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। ये बात वो हर सभा में कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मैं ये होने नहीं दूंगा। अजय श्रीवास्तव जी, जब कर्नाटक में 4% आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे दिया जाता है, तब भी देश में मोदी की सरकार थी, और 2010 से जो उन्होंने कोर्ट ने जो बात कही थी, तो 2011 से वहाँ पर सरकार है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, और पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार है। तब वो कह रहे हैं कि मोदी के रहते ये मैं होने नहीं दूंगा। तो पिछले 10 साल से तो वो हैं सत्ता में, लेकिन पिछले 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद यदि ये हो गया कि कर्नाटक के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया, पश्चिम बंगाल में आरक्षण दे दिया गया, और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अब जो बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि हम आरक्षण की लिमिट 50% से ज्यादा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण दिया जाए, 50% की सीमा है। कांग्रेस कह रही है कि हम उसको ज्यादा कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो बातें कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की मैं अपने रहते ये होने नहीं दूंगा, जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा, तो जो हो गया है उसे कैसे हटाएंगे? कांग्रेस की जो राजनीति है वो वोट बैंक पर निर्भर है। जी। वो वोट बैंक देखते हैं कि उसका कहाँ है, जातियों से है। पहले जहाँ कांग्रेस ये कहा करती थी कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर हाँ। लगेगी हाथ पर, वो जी। कांग्रेस कहने लगे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हाँ। तो संविधान में जो बात आती है, मध्य प्रदेश में भी 38 मुस्लिम जातियां जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत उनको लाभ मिल रहा है। जी। और 20 साल से ग्राम पंचायत से लेके जिला स्तर तक, राज्य केंद्र तक भाजपा काबिज है, लेकिन उन 38 जातियों को लाभ लेने से या किसी ढंग से नहीं रोका। तो एक तो चीज़ ये बात आ जाती। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो पश्चिम बंगाल से ये जो मामला गरमाया है, उसमें जो विधानसभा चुनाव के बाद में वहाँ पर लगभग 49 सीट सब इंस्पेक्टर पुलिस की थी, उसमें 48 सीट्स ओबीसी मुस्लिम के लिए दी गई, जो बैकवर्ड के लिए आरक्षित थी 49 सीट्स। उनमें से 48 जो सीटों के पोस्टिंग हुई, नियुक्तियाँ मिली, वो नियुक्तियाँ मिली मुस्लिम को, एक पोस्टिंग मिली। लेकिन हिंदुस्तान के कोई भी ओबीसी लीडर ने इस पर सवाल नहीं उठाया। कांग्रेस ने भी, ना भाजपा ने भी इस बात को ज़्यादा मुखरता से उठाया। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हमें ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। गलती ये हो रही है कि ओबीसी, हिंदी में बोलते हैं उसको अन्य पिछड़ा वर्ग। जी। भाई जब वर्ग आ जाता है तो उसमें मुस्लिम शामिल हो जाते हैं। हाँ। इंग्लिश में बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। हाँ। तो वो हो जाती है जाति। जी। तो जाति की जो संविधान में परिभाषा है कि जाति जो है वो जन्म से होती है। हाँ। और यदि आप वर्ग में लेंगे तो उसमें मुस्लिम आ जाएगा। तो आप वर्ग शब्द हटा दो ना, आप कर दो कि पिछड़ी जातियां। हाँ। जब पिछड़ी जाति आएगी तो मुसलमान को वो प्रूफ करने का मौका नहीं मिलेगा कि वो पिछड़े हैं। हाँ। क्योंकि उसमें पिछड़ी जाति या आगड़ी जाति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जी। तो जब वर्ग आ रहा है तो वर्ग के अंतर्गत उनको आरक्षण मिल रहा है। हाँ। यदि वर्ग है तो ये छोटी सी बात है कि भाई अब जो है इनको अदर बैकवर्ड कास्ट कहा जाएगा और हिंदी में बोलेंगे अन्य पिछड़ी जातियां। तो जो संविधान में जो डेफिनेशन है जाति की, वो यह है कि जाति जन्म से होती है। अनुसूचित जनजाति, वो वर्ग नहीं लिखते ना उसमें। हाँ। अनुसूचित जो जनजाति है या अनुसूचित जाति है, तो उसमें जो जाति लिखी गई है ना, तो पिछड़ा में भी आप जाति लिखो ना। जब आप जाति लिखोगे तो उसमें प्रश्न नहीं उठता है कि किसी वर्ग को मिल जाएगा। आप अन्य पिछड़ा वर्ग लिख रहे हो तो उसमें वो काबिज हो रहे हैं। तो आप जो अपनी गलती है, जो वहाँ गंगोत्री है, आप वहाँ से रोको ना। आप वहाँ रोक नहीं रहे हो, आप दूसरी जगह जाके बोल रहे हो कि घाटों पे कि नहीं यहाँ पर प्रदूषण है। नहीं, आप जो गंगोत्री है जहाँ से उद्गम है, आप वहाँ रोकिए कि हम कहाँ हो सकती। इसमें सारे संविधान विशेषज्ञों की भी उनको राय लेनी चाहिए। वहाँ राय नहीं ले रहे हैं, राय यहाँ है। चलो ठीक है, वो चुनाव की बात आ जाती है, लेकिन जहाँ जो आरक्षण मिल रहा है, जहाँ आपकी सरकारें हैं, वहाँ पर आप क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं? जी।
तो दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो पश्चिम बंगाल से मामला हुआ वो कह रही हैं कि हम हाई कोर्ट के फैसले को पलट देंगे, हाँ। हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। हम्म। तो इस पर भी हाई कोर्ट को अब मानना कर देना चाहिए, जी। नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे एक मुख्यमंत्री को जब आप जमानत और बाहर कर देते हो जी, बिल्कुल। तो इसे भी आप कर लो। हाँ। ये कहाँ कोई विशेष थोड़ी है कि ममता बनर्जी कोई विशेष स्वर्ग से उतर के आए हों या आकाशवाणी हुई हो कि नहीं ममता बनर्जी इस बात से फ्री हैं। हाँ। तो इस प्रकार से होना चाहिए, न्यायालय को इस बात के लेकर वो करना चाहिए और उनके ऊपर अपमानना का मुकदमा कायम करना। बिल्कुल सही कहा कि ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि न्यायालयीन पद्धति हमारे यहाँ सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका का क्रम है, तो न्यायपालिका की बात सभी को माननी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही है, यहाँ एक बात संदीप पाठक जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में देश खतरे में है? क्या वास्तव में संविधान खतरे में है? क्या वास्तव में देश के हिंदू खतरे में है? क्या वास्तव में राम मंदिर खतरे में है? क्या वास्तव में राम जी खतरे में है कि यदि सरकार बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ तो राम जी वापस रामलला टेंट में आ जाएंगे? वास्तव में खतरे में है कौन इस चुनाव में? सूरज जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। असली में इस चुनाव में क्या है कि गर्माहट पैदा करने के लिए बयानबाजी और हर चुनाव में होती है, हाँ। इसमें कुछ चूंकि स्तर गिर गया है, हाँ। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए जो इसके जैसे कहते हैं ना घाट पे गाड़ी चढ़ाने के लिए हाँ। मौसम बनाना पड़ता है। हाँ। तो ये राजनीति का मौसम बन रहा है और खतरे में जहाँ तक है कोई नहीं है इसमें, और काम का जिक्र और जिक्र की फिक्र हाँ। ये चल रही है इसमें। और जहाँ तक आरक्षण का मुद्दा, जिस मुद्दे पे हम लोग जी। बात करने आए हैं, जी। तो आरक्षण तो मंडल कमीशन का जब से वो शुरुआत हुई थी, वो जिन्न जगह था, तब से ही ये विवादों में रहा है और आज तक ये इसका पटाक्षेप नहीं हो पाया है। और मुस्लिम कम्युनिटी की जहाँ तक बात है तो उनके अंदर तो इतनी ज़्यादा आरक्षण से ज़्यादा जातिवाद और जितने भी प्रकार के वाद हैं उन हिंदुओं से ज़्यादा उनके अंदर है। आप देखिए कि उनके यहाँ सैयद से लेके और उनका जो दलित जिसको कहते होगे आप, उस समाज में उनके बीच में भारी मतभेद है। ये चूँकि हम लोगों को हमारा समाज उस टच में नहीं आता है और हिंदू समाज मतलब उस टच में नहीं आता है, तो वो उसको पकड़ नहीं पाता उस चीज़ों को कि क्या है इनके अंदर। और आरक्षण की जहाँ तक बात है कि कांग्रेस के अगर आज वो जो खड़े हैं, लोग कहते हैं उनकी इकोनॉमी तोड़ दी या कुछ भी तोड़ दिया, आज फल फूल रहे हैं वो देश के बहुसंख्यकों के भरोसे। जितना बिजनेस, जितना मार्केट उन लोगों को दिया गया है, उतना तो यहाँ पे अगर कोई, मैं व्यापार विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जितना उनको दिया गया उतना तो शायद बहुसंख्यक समाज में उतना लाभ नहीं मिला लोगों को। तो इसलिए मेरे को क्या लगता है कि खतरे जैसी तो कोई बात है नहीं जो आपने कहा, और ये एक राजनीतिक शगुफा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा कि ये जो मतलब कांग्रेस अगर शासन में आ गई तो सब खत्म कर देंगे। पहली बात तो उनको संभावना है, वो इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि राजनीति की बयानबाजी इस स्तर पे आ गई है कि अब वो कोई भी आखिरी के 2 चरणों में भी वो मौका नहीं देना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बात को लोगों तक पहुंच जाए, मतदाता जागरूक हो जाए, बहुसंख्यक का जो उनका वोट बैंक है वो उनकी तरफ आ जाए। उस बयानबाजियों को लेके वो कुल मिला के सिद्ध उसमें यही होना है। और चुनाव के बाद जो आपने जैसा हमारे और साथियों ने कहा कि 10-15 दिन बाद परिस्थितियां और विषय सब बदल जाएंगे और वही होना है। और इस स्थिति में मतलब राजनीति अपने अब शबाब पे है और उतार पे है, बिल्कुल दोनों स्थितियां हैं। अब आखिरी में दो और बचे हैं और उन दोनों जो चरण हैं उन चरणों के बाद तो ये मान लो वैसे ही 4 जून को सब सामने ही आ जाना है, जनता का पूरा जो उसका चुनाव है उसका पटाक्षेप होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि राजनीति शबाब पर भी है और अपने ढलान पर भी है, क्योंकि ये चुनाव प्रचार का वो दौर है, क्योंकि कल 6वें चरण का मतदान हो जाना है और उसके बाद में एक चरण बचेगा जो 1 जून को मतदान हो रहा है, अंतिम चरण मतलब 7वें चरण का। तो इस तरह देखा जा रहा है कि वह दिया जो बुझता हुआ दिया है ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, उसकी लौ ज़्यादा भभक रही है, ये बात सामने आती है। लेकिन इसी बीच में एक और बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा द्वारा एक मिशन के लिए भेजा गया हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि यदि मिशन के लिए भेजे गए हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, इतनी अपार शक्तियाँ यदि उनके पास हैं, तो जब बेरोजगारी की बात आती है तो वो नालों की गैस से स्टोव जलाने की बात क्यों करते हैं, वो रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने की बात क्यों करते हैं? राहुल गांधी उनके बायोलॉजिकल ना होने पर इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मोटे तौर पर सूरज जी 2 बात समझ लीजिए। आपकी बात को पहले एक मैं आरक्षण पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ जो मैं पिछली बार भूल गया था। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता। मुस्लिम समाज के लोगों को जहाँ ओबीसी माना गया है, जैसे केरल में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने पहली बार, मेरे ख्याल से 56, 57, 58 की बात है, वहाँ पर वर्ग के आधार पर उन्होंने जोड़ करके मुस्लिम समाज को वहाँ आरक्षण है।
गुजरात में भी है वर्ग के आधार पर, लेकिन आंध्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने काम के आधार पर मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण में नहीं जोड़ा, मुसलमान होने के नाते जोड़ा। इसलिए जो आंध्र से गया था प्रस्ताव केंद्र को उन्होंने रिजेक्ट किया। और कर्नाटक में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी उनने लागू किया, जब भाजपा की सरकार आई उन्होंने रिजेक्ट किया और दोबारा कांग्रेस की सरकार आई उसको फिर लागू किया। तो ये जो 3 राज्य हैं बंगाल, कर्नाटक और आंध्रा, ये मुस्लिम का नाम लेकर के आरक्षण देना चाहती हैं, जबकि गुजरात में, केरल में और तमिलनाडु में मुस्लिम समाज के जो लोग पर्टिकुलर कोई काम करते हैं उस आधार पर मिलता है उनको आरक्षण, और उसमें मुस्लिम उन्होंने शब्द ही नहीं लिखा। खैर, अब जो आपने कहा है कि बायोलॉजिकल और इसमें ये जो बायोलॉजिकल थ्योरी है, एक सबसे पहले तो सूरज जी एक हमारा सिद्धांत समझ लें और एक आयतित सिद्धांत समझ लें। ये आयतित सिद्धांत है कि किसी का जन्म बायोलॉजिकल होता है, वो आयतित सिद्धांत है, हमको उससे कहना नहीं है। ये वो आयतित सिद्धांत है जो लोग कहते हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंदर हैं, अब उनको कहने दो। हमारा सिद्धांत ये है कि हम एक तो ऋषियों की संतान हैं, बंदर से अगर इंसान बनना होता तो आज भी कोई ना कोई बंदर इंसान बन जाता, ये सारे के सारे बंदर खत्म हो जाते। ये हास्यास्पद है और ये उन लोगों का उपज है और जिस पर वही लोग चलते हैं जो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले हजारों वर्षों से किसी बंदर को आपने इंसान बनते देखा क्या? तो कुल मिलाकर के वो परंपरा अलग है और हम ऋषियों की संतान है, हमें इस बात पर मानना है। एक बात हुई। तो अगर हम ऋषियों की संतान है, भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी निमित्त से यहाँ आता है, या तो खुद को भारतीय कहना और सनातनी कहना छोड़ दें। राहुल गांधी जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी वाकई जो वो बायोलॉजिकल संतान है, आप उस पर मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता। भारत का प्रत्येक नागरिक जो है एक निमित्त के साथ परमात्मा का अंश, जो मेरे भीतर आत्मा है वो परम ब्रह्म का अंश माना जाता है। आत्मा जो मुझे आत्मा कहा गया है वो परम आत्मा है, तो मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी निमित्त के साथ किसी कर्म को निभाने के लिए, किसी को कुछ कर्ज चुकाने के लिए, किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए, संसार में अपने जीवन का अवदान देने के लिए, तो मेरा जन्म उस निमित्त से है। तो मोदी जी जो को अगर आप देखेंगे, वो एक जीव छोड़ दीजिए कि वो एक राजनेता हैं, लेकिन मोदी जी राजनेता जो हैं वो कहीं ना कहीं केवल दिखने के लिए राजनेता हैं, बाकी वो भीतर से पूर्ण समर्पित व्यक्ति हैं, जिसमें कहा गया है गीता में कि कर्ता भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, क्रिया भी मैं हूँ, कर्म फल भी मैं हूँ। तू केवल निमित्त है। मोदी जो भी काम करते हैं वो स्वयं को निमित्त मान करके करते हैं, वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उनका क्रिया भी राष्ट्र है, कर्म भी राष्ट्र है और परिणाम भी उसके राष्ट्र हैं। वो केवल निमित्त हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं किसी खास चीज़ के लिए आया हूँ। और एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ, कितने ऐसे काम हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर मोदी नहीं होता, अटल जी, भाजपा की सरकार तो अटल जी के समय भी आ गई थी, भाजपा तो 91 की सरकार में भी सहभागी थी, तो 89 की सरकार में सहभागी थी, क्या काम हुआ था? लेकिन मोदी के समय ही कुछ भी हो, मंदिर का काम हुआ। मोदी के समय ही ये जो घुसपैठिए हैं, भाई आपको अगर पाकिस्तान पसंद था तो वहाँ से आप लौट करके क्यों आ रहे हो? पाकिस्तान पसंद था, यहाँ से चले गए, आप वहाँ से लौट कर आ रहे हैं। तो मोदी जी ने जो CAA कानून लगाया है कि जो लोग धर्म के आधार पर चले गए वो लोग बिल्कुल वापस ना आए। वहाँ पर अगर धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, इतनी हिम्मत के साथ लागू करना, 370 मोदी के अलावा कोई खत्म नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के ये जो बात है, राम मंदिर की बात है, एक नागरिक आचार संहिता की बात आ रही है, इतनी हिम्मत के साथ कहना, कितनी ऐसी बातें थी हमको पता ही नहीं था, हिम्मत के साथ मोदी जी ने कही, तो आज सारी की सारी चर्चाओं में एक बात आ रही है। एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, समय हालांकि ज़्यादा हो गया, मैं आपसे ही सूरज जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए डिपार्टमेंट बनता है और अल्पसंख्यक को नियमानुसार दोहरा लाभ मिलता है। एक तो कानून के तहत साधारण जो योजना का लाभ है, मान लीजिए कोई उसको नहर खुदवानी है, कुआं खुदवाना है, तो सामान्य लाभ मिलता है। फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का उसको अलग लाभ मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत में अल्पसंख्यक कौन है? भारत में सर्वाधिक अल्पसंख्यक पारसी है। किसी पारसी को अल्पसंख्यक कल्याण योजना का लाभ मिला है क्या आज तक? भारत में जो दूसरा अल्पसंख्यक है वो सिख है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजना का लाभ किसी सिख को मिला है क्या? तीसरा अल्पसंख्यक जैन है, किसी जैन को मिला है क्या अल्पसंख्यक कल्याण की योजना का लाभ? चौथा अल्पसंख्यक बौद्ध है, क्या बौद्ध को मिला है क्या अल्पसंख्यक कल्याण योजना का लाभ? दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, अल्पसंख्यक कल्याण की सारी योजना का लाभ इनको मिलता है। तो कौन मौके की बात यह है, हिम्मत की बात यह है, मोदी जी ने ये सारी चीज़ सामने रखी है। राष्ट्र बहुत सारे सत्य को समझ रहा है।
सही कहा कि ये राष्ट्र बहुत सारे सत्य को समझ रहा है, और जहां अल्पसंख्यक की बात आ जाती है, क्योंकि आज अगर हिंदू और मुसलमान की बात होती है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में जिनकी बात की जा रही है उन अल्पसंख्यकों की जो स्थिति की बात है, चाहे बौद्ध की बात हो, जैन की बात हो, पारसी की बात हो, सिखों की बात हो, तो अल्पसंख्यक की जब बात आती है तो केवल मुसलमानों की बात आती है। देवदत्त दुबे जी, वास्तव में चूंकि सभी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि समय की सीमा का ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दें। देवदत्त दुबे जी, आपसे आग्रह है कि यह जो बात है, बात मुसलमानों की आ रही है कि कांग्रेस सबका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक को मुसलमान ही गिना जा रहा है, तो मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है या हिंदुओं को डराया जा रहा है कि आपका, मैं बात पिछला वर्ग की नहीं कर रहा हूं, मैं बात दलित की नहीं कर रहा हूं, आदिवासी की, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी जो कह रहे हैं कि आपका लाभ छीनकर, आपका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। शुरुआत में ये बात थी कि जाति और धर्म के नाम पर हम्म, वोट की अच्छी व्यवस्था हो जाती है, तो वो सब दल अपने अपने हिसाब से करते हैं। जी। एनडीए गठबंधन में अधिकांश दल है वो जातियों पे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, क्षेत्रवाद पे कर रहे हैं। तो बीजेपी उसी को अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, वो कैसे बचेगी, जब मुसलमान आगे करेंगे तो हिंदू एकजुट होंगे, और फिर वो जो हिंदुओं में डिवाइडेशन है, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, आदिवासी, ये सब वो एक होंगे। ये सब पॉलिटिक्स है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि समाज को जोड़ने का काम भी होना चाहिए। हमेशा समाज टूटना चाहिए। जाति राजनीति हमेशा समाज को तोड़ती है और धर्म हमेशा जोड़ता है, धर्म जोड़ने का काम करता है। आप देखेंगे कि आप किसी उसमें जाएंगे गंगा स्नान करने, तो सब जातियों के लोग एक साथ नहाते हैं, गायत्री परिवार में यज्ञ में सब लोग एक साथ बैठते हैं। ऐसे तो धर्म तो जोड़ने का काम करता है, लेकिन जब राजनीति आती है तो समाज टूटने लगता है। मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं उन सब सत्ता से पहले समाज, देश, इसको आगे रखना चाहिए। तो फिर सत्ता तो आई जाती है, और ये भौतिक सत्ता का थोड़ा सा मोह छोड़ दें जी, हमें इसी पद पे आना, इसी पे बने रहना जी। है। आप देख लें, भारत तो वो देश है, 33 साल में आदि शंकराचार्य आज भी अमर है जी, सब, बिल्कुल, कोई दुविधा और द्वंद नहीं है, सब नतमस्तक हो गए। हाँ, विवेकानंद आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं जी। 30 साल की उम्र में, तो उनका कोई कार्यकाल भी नहीं मिला, कोई पद नहीं मिली, कोई सत्ता की चाह नहीं रही, लेकिन एक जो दृढ़ प्रतिज्ञता है कि हमें कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, तो जो करना चाहे उसके लिए सब है। अन्यथा बहुत बहाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कितने लोग राजनीति में आए, कितने प्रधानमंत्री बने, सब ने अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन आज कौन पूजा जाता है, किसके नाम पे क्या लगाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। तो थोड़ा सा समाज और देश को ऊपर रख के जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है उससे व्यक्ति की भी स्थायी लोकप्रियता बनेगी और समाज और देश भी मजबूत होगा। बिल्कुल, समाज की मजबूती और देश की मजबूती के लिए तमाम चीज़ें आवश्यक हैं, क्योंकि जहां व्यक्ति को खुद मजबूत होना है तो वो तमाम चीज़ें सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, आशीष दुबे जी, आपके पास आना चाहूँगा कि राम और राजनीति, या राम पर राजनीति, या फिर राम के नाम पर फिर रार है, ये जो बातें हैं, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस ने हमेशा आरोप लगाया इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करती है। अब तो मंदिर बन गया है, मंदिर में भगवान अपने आलय में पहुंच चुके हैं, विशाल भवन में स्थापित हैं, अब रामलला टेंट में नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद राम अभी भी राजनीति के केंद्र में है। आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए, ये चूंकि जैसा अभी पहले भी बात आई कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो विकास है वो इसी मुद्दे से हुआ है, और ये जो है, जो अब ये दौर है, ये उसकी पूर्णाहुति जैसा दौर है कि ये दौर अब समाप्त हो रहा है। तो इस समाप्त होते दौर को, चूंकि मंदिर बन गया है साल भर, 1.5 साल बाद, उसके बाद ये मुद्दा अब नहीं रहेगा, इसीलिए अगले मुद्दे देखे जाते हैं, मथुरा और इसकी बात की जाती है। तो फिलहाल तो ये राम का जो चैप्टर है, मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये राम के नाम पर जो राजनीति है, ये इस चुनाव का जो अभी अगले 5 साल बाद शायद ऐसा नहीं होगा, कोई और मुद्दे होंगे, कोई और चीज़ें होंगी, क्योंकि ये अपना पूर्ण आकार लेकर के ये मुद्दा एक तार्किक जगह पर पहुंच गया है। तो राम के नाम पे राजनीति जो है, ये होने की बजाय रोटी के नाम पे राजनीति हो, पेट के नाम पे हो, भूख के नाम पे हो, बेरोजगारी के नाम पर हो, ये जो चीज़ें हैं, ये वाकई में विकास की सही राह पर हम जा सकते हैं। इस पर कोई चर्चा कर सकते, इस पर कोई एक नया कोई वो खड़ा कर सकते हैं कोई चीज़। तो राम, जैसा मैं कई बार बोलता हूँ कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने एक बार और भी बोला था कि वही होता है कि एक बगल में चांद है और एक बगल में रोटियाँ, तो उस पर होना चाहिए बात। ये राम पर राजनीति, मुझे लगता है कि भाजपा ने जो किया 1980 के दशक से लेकर अब तक, ये उसका अंतिम जो है, ये उसकी अध्याय है, और इसके बाद नए अध्याय हो सकता है उसको जो गढ़ने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे।
लेकिन बेहतर ये होगा कि जो जितना अच्छा मैनिफेस्टो वो लेके आई जी और उसके काउंटर में जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लाई उस पर पूरे चुनाव में बात होती तो राम मुसलमान जी, मंगलसूत्र भैंस बिल्कुल, गाय ये सब बिल्कुल। नहीं होता, फटाफट खटाखट नहीं होता। हाँ, सही कहा आपने कि ये चीज़ें फटाफट खटाखट और जो तमाम चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें नहीं होती यदि उन पर चर्चा होती, जहाँ वचन पत्र की बात हो, न्याय पत्र की बात हो, संकल्प पत्र की बात हो, तो यदि ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तो ये चीज़ें नगण्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हमने चुनाव के हर चरण में मुद्दों को बदलते देखा है, क्योंकि इसके पहले के चुनाव भी हमने देखे हैं कि जहां बात हुई थी गरीबी हटाओ का नारा दिया कांग्रेस ने और पूरे चुनाव में उस को लेकर के हवा दी गई। बाद में जैसा कि अभी उल्लेख भी किया गया कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इस तरह के नारे दिए गए। तो हर चुनाव में हमने कुछ ना कुछ देखा है। 2014 का चुनाव देखा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद में 2019 में हमने देखा कि पुलवामा की का जिक्र रहा, कि राष्ट्रवाद की बात रही, देश की सुरक्षा की बात रही। लेकिन 2024 का जो चुनाव हमने देखा कि पहले चरण में बात होती है हमारी खूबियां क्या हैं, दूसरे चरण में प्रतिपक्ष की खामियां क्या हैं, फिर मंगलसूत्र आता है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स आता है, फिर आरक्षण आता है, फिर संविधान आता है, फिर लोकतंत्र आता है, फिर देश आ जाता है। तो इस चुनाव में ये चीजें देखी गई कि क्या राजनीतिक दलों ने पहले से मुद्दे तय नहीं कर रखे थे कि इस चुनाव में कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ना है? सियासत जो आगे बढ़ रही है जिस तरह से, उस तरह से अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है और आप आज और जी इसी तरह से अब मतदाता जागरूक हो रहा है, राजनीतिक दलों को उसके मुताबिक अपने आप को अलग अलग मुद्दों पर जाना पड़ रहा है जी और हर मुद्दे का बहुत तेजी से आकलन होता है, जी। हर चरण का बहुत तेजी से आकलन होता है। हाँ। फिर दूसरे चरण में और कौन सी अच्छी चीज़ है जो उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकती है, कौन सा ऐसे बयान है जो उन्हें चाहे वो धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा, जी। अगर नरेंद्र मोदी इतनी दृढ़ता से कहते हैं धर्म हाँ। के आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा, तो इसमें भी ये आप देख सकते हैं कि 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो ऐसी चीज़ कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। दूसरी चीज़, अगर कांग्रेस किसी तरह से कहती है मैं संविधान को नहीं बदलने दूंगा, तो संविधान में तुमने इतने संविधानों में जो है संशोधन किए हैं, संविधान को बदलना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप बताओ। तो राजनीति अब जो है जिस तरह से मतदाता जागरूक हो रहा है और युवा मतदाता जिस तरह से आगे आ रहा है, उस तरह से अब सियासत को अपने आप को अपडेट करने के लिए हर चरण में अपने आप को अपडेट करना पड़ रहा है, नए मुद्दों को लाना पड़ रहा है। लेकिन हम एक बात जरूर एक यहाँ पे आपको जोड़ेंगे, आज का मूल मुद्दा जो आपका आरक्षण का था, वास्तव में अगर राष्ट्रहित की बात होती है तो मैं पूरी दृढ़ता के साथ ये कह सकता हूँ कि अब हर तरह से आरक्षण पर विचार हो चुका है, राजनीतिक दलों में भी हो चुका है और ये कोशिश भी हो चुकी है कि किस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाए। भीमराव अंबेडकर जी ने पहले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए बात हुई थी आरक्षण की, और उसके बाद ये चर्चा भी हुई कि आरक्षण एक परिवार विशेष को मिल रहे हैं, उन्हीं के लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं और पूरी जाति को उससे कोई फायदा नहीं होता। अब राष्ट्रहित की अगर बात करें तो वास्तव में किनको किस तरह से रोजगार देना है, किसको किस तरह से आर्थिक हित पहुंचाना है, सरकारें अपनी अपनी तरह से कर रही हैं। उसी में एक ये आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को भी आप ले सकते हैं, अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है ये आप ले सकते हैं, लाडली बहना को आप उस तरह से ले सकते हैं, लोगों बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं वो उसको आप उसी तरह से ले सकते हैं। सरकारें ये निश्चित तौर से कोई साहस नहीं कर पा रहा है। आपको अगर याद हो तो पिछले 2019 चुनाव के पहले शायद एक बिहार में इस तरह की एक बात आई थी कि अब आरक्षण खत्म करेंगे, तो उसके बाद उसका जो प्रतिक्रिया आई थी उसको देख के फिर यू टर्न लिया गया, खंडन किया गया उसका, है ना? जी बिल्कुल। तो अब अगर वास्तव में राष्ट्रहित की बात होती है तो हम लोगों को अपने मन के अंदर से अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, एक दिशा देनी पड़ेगी अपने आप को, खुद को, तभी ये देश को दिशा मिल सकती है। और आरक्षण की व्यवस्था पर एक किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है ताकि राष्ट्रहित में एक योग्य व्यक्ति जो है आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले, एक अच्छा इंजीनियर मिले, एक अच्छा प्रशासक मिले, और वो चाहे किसी भी वर्ग से हो। अब तो दूसरे वर्गों में भी उसी आईक्यू के बच्चे तैयार हो गए हैं, युवा तैयार हो गए हैं, जिसकी इच्छा इधर आने की होगी वो आ जाएगा। तो एक निश्चित तौर से अब ये मुस्लिम आरक्षण और हिंदू आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, धर्म के आधार आरक्षण, ये आरक्षण नाम के शब्द पर निश्चित तौर से देश को चिंतन करना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे गौ मांस की बात होती है और गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग पाता है, बीफ का निर्यात होता है, इसी तरह से जो बहुत सारे मुद्दे हैं, या सनातन के ऊपर जब शंकराचार्य एक तरफ अपनी अलग लाइन खींच लेते हैं
ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन चीज़ों पे अब हो सकता है कि तीसरे चरण में अगर भाजपा आ रही है, हाँ। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरह के कुछ साहसिक कदम आगे देखने को मिले। बिल्कुल सही कहा आपकी। ये अब बात राष्ट्रवाद की होना, राष्ट्र की होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि राष्ट्र मतलब हमारा देश, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसे हम स्वर्ग से बढ़कर मानते हैं, उसके उत्थान की बात हो, ना कि जाति के उत्थान की बात हो, ना कि वर्ग के उत्थान की बात हो, ना किसी संप्रदाय के उत्थान की बात हो। अजय श्रीवास्तव जी, वास्तव में जो बात अभी कौशल किशोर चतुर्वेदी जी ने कही कि संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान एक निश्चित समय सीमा के लिए किया गया था, लेकिन अपने वोट बैंक का नुकसान ना हो इसके लिए उसे निरंतर ढोया जा रहा है। मैं यही शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ये शब्द सामने आए हैं। तो अजय श्रीवास्तव, क्या वास्तव में आज देश में चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, किसी आधार पर देश में आरक्षण की आवश्यकता है क्या? देखिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। जैसा बिहार में चल रहा है कि अति दलित, अति पिछड़ा, इस पर हो रहा है, लेकिन ये जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, ये कहाँ से आया? ये पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है, इसकी शुरुआत जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की। हुआ ये था कि 1952 के चुनाव में पिछड़ों का जो पार्टिसिपेट थे, मतलब बहुत कम सदस्य चुनकर पहुंचे थे, तो उन्होंने 57 में 1957 के चुनाव में एक नारा लगाया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 साल। ये वहां से शुरू हुआ था और फिर उसी के आधार पर बीपी मंडल, जो कि मतलब 1957 में अपना पहला चुनाव लड़े थे मधेपुरा से, तो मधेपुरा में एक नारा दिया था कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वहाँ पर जो है यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार जो 1957 में एक उन्होंने पिछड़े वर्ग के नाई जाति के व्यक्ति को उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ाया। रायबरेली से उन्होंने नंद किशोर नाई को चुनाव लड़ाया और वहाँ पे उन्होंने नारा दिया कि फिरोज नेहरू का जमाई और नंद किशोर जनता का नाई। तो मतलब कि जमाई आपसे सेवा करवाता है और नाई आपकी सेवा करता है। तो जो आरक्षण जो था पिछड़े वर्ग में, एक राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए पिछड़े वर्ग को किया था, वो आते 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 वो पिछड़े वर्ग को नौकरी और यहाँ पे आरक्षण आ गया, क्योंकि वो उनका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये मानना था कि ये लोग जो खेती और अन्य व्यवसाय में लगे हुए, ये अपने मजबूत है, इसमें इनकी तरक्की होनी चाहिए। लेकिन वो राजनीतिक उसको चलते चलते उन्होंने किया, मंडल आयोग किया, और उसके बाद में फिर बीपी सिंह ने उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि उस समय राम मंदिर का मुद्दा हो गया था, तो उन्होंने 15 अगस्त की प्राचीर से सीधा ही ये मंडल आयोग लागू कर दिया। उसके बाद ये मंडल आयोग की लगातार बातें चलती जा रही हैं, लेकिन हाँ, इस पर समीक्षा नहीं हो रही है। अब वो धर्म पे आ गया है, इस पे आ गया है। तो सारे आरक्षण की, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो, चाहे वो SC ST का हो, कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग ले चुके हैं आरक्षण का लाभ, उनसे मतलब कैसे उनको किया जाए, तो ये सारी चीज़ की एक बड़े स्तर पे आवश्यकता है और एक न्यायिक प्राधिकरण इसमें बनना चाहिए, जिस तरह की जो वंचित हैं उनको न्याय मिले, उनको इसका लाभ मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, एक समीक्षा की आवश्यकता आपने बताई कि अब इस पर समीक्षा की आवश्यकता आन पड़ी है। चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में संदीप पाठक जी आपके पास आना चाहूँगा कि इस पूरी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया, कि हमने बात हुई यहाँ राम मंदिर की, बात हुई हिंदुत्व की कि हिंदू खतरे में है, बात हुई कि संविधान खतरे में है, बात हुई कि ये आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा, ये आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इस पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया संदीप पाठक जी। जी हाँ, देखिए, मेरा मानना ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति देश को दिशा दे सकती है, लेकिन आधार कुछ देश को जो देगा वो समाजशास्त्र देगा। सामाजिक आधार जो है उससे मजबूत होगा। तो इस समय जो चर्चा है आरक्षण को लेके, वो राजनीतिक मुद्दे पे कम सामाजिक स्तर पर ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके आधार पर ही तय होगा कि आरक्षण कितना लाजमी है और उसमें क्या संशोधन है, क्या अपेक्षित सहयोग होना चाहिए जी। और अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति से हम देखेंगे तो उसकी दिशा तो आपको मतलब देखेगी, लेकिन आप साथ में ये भी देखिए, इस प्रगतिशील समाज में हमारी जो नई पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी में तो आगे हो गई है, पर अकर्मण्यता की तरफ बढ़ रही है। जो पुरुषार्थ पहले होता था वो पुरुषार्थ की आज कमी देखी जा रही है। इन स्थितियों में मेरा मानना ये है कि आरक्षण पर विचार राजनीतिक स्तर पर ना होकर सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, उसी से देश को नया आधार मिलेगा। बिल्कुल सही कहा कि अब आधार जो है वो व्यक्तिगत ना हो, वर्ग विशेष का ना हो और राजनीतिक ना हो, वो सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक परिवेश जहां आएगा, सामाजिक परिदृश्य जहां आएगा, वहां समाज की बात होगी, और जहां समाज की बात होगी वहां राष्ट्र की बात होगी। तो अब चुनाव में जिस तरह के मुद्दों को देखा जा रहा है, चाहे राम मंदिर की बात करें, हम बात करें संविधान की, हम बात करें लोकतंत्र की, या बात करें कि रामलला वापस टेंट में आ जाएंगे, या फिर ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं समाज में चर्चा का विषय जरूर बनती है। लेकिन इसके पीछे जो विश्लेषण निकल के सामने आता है वो भी इस तरह का विश्लेषण निकल के सामने आता है कि वास्तव में अब सामाजिक परिचर्चा की आवश्यकता है, राजनीतिक परिचर्चा के बजाय। क्योंकि राजनीतिक परिचर्चा होती है तो राजनीतिक दलों के
अपने अपने लाभ के लिए होती है, लेकिन सामाजिक परिदृश्य में सामाजिक परिचर्चा अनिवार्य हो गई है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का रमेश शर्मा जी, संदीप पाठक जी, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आशीष दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है राजनीति की, बात है समाज की, बात है चुनाव 2024 की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बहुत सारी तस्वीरें देखी, तस्वीर के बहुत सारे रंग देखे हैं। कल फिर तस्वीर के ऐसे एक रंग के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।